हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होता है? इजी वर्ड्स में हम देखें तो जंक्शन का मतलब होता है दो डिफरेंट डोमेन्स को आपस में जोड़ने वाला हिस्सा, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दो डिफरेंट डोमेन्स को आपस में जोड़ता है। रियल लाइफ में हम देखें तो जैसे रेलवे स्टेशन का जो जंक्शन होता है वो डिफरेंट स्टेशंस को या डिफरेंट जो रेल लाइन्स है उनको आपस में कनेक्ट करता है। तो जंक्शन का मतलब बेसिकली होता है जॉइंट करने वाला। तो सेल जंक्शन का मतलब हम समझते हैं कि दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को जॉइंट करने वाला ये बीच का जो स्ट्रक्चर होगा, ये दो डिफरेंट सेल्स हैं, सेल 1 सेल 2, ये दोनों को जॉइंट करने वाला जो हिस्सा होगा उसे हम सेल जंक्शन बोलेंगे। तो ये बीच का जो स्ट्रक्चर ये दोनों को जो जॉइंट कर रहा है फर्स्ट और सेकंड सेल को, ये सेल जंक्शन कहलाएगा। जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया तो पाया कि ये सेल जंक्शन होते क्या हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया गया। तो इजी वर्ड्स में हम बोलें तो हम सभी जानते हैं कि सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक यूनिसेल्यूलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेल्यूलर जनरली फ्री फॉर्म में होता है, एक सिंगल सेल, पर मल्टी सेलुलर में आप देखेंगे कि सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब ये सेल क्या अलग अलग रहते हैं? नहीं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये आपस में लिंक होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। और वो कैसे जुड़े होते हैं? अगर हमारे बॉडी के हाथ के सेल्स को आप देखें, हमारे स्किन के सेल्स को आप देखें, तो वो आपस में क्या सेपरेट है? नहीं, वो आपस में चिपके हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो आपस में वो जंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी का हर एक टिश्यू कहीं ना कहीं सेल आपस में जंक्शन में जुड़ा हुआ है, और वो सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू आपस में जुड़कर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। तो सेल जंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम देखते हैं सेल जंक्शन के बारे में कि बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर जो जंक्शन है वो दो तरीके के बन सकते हैं। एक तो सेल और सेल के बीच, उसके अलावा अगर आपने थोड़ा फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा बॉडी है उसमें सेल्स के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल पाया जाता है। मतलब हमारा जो ऑर्गन्स है, हमारे जो टिश्यू हैं, उसके आसपास कई लिक्विड भरे होते हैं। जैसे अगर आप हमारे बॉडी में किसी भी एक ऑर्गेनल को लें, किसी भी ऑर्गन को लें, तो उस ऑर्गन के आसपास काफ़ी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरे होते हैं। जैसे अगर हम बोन को देखें तो बोन के आसपास कोलेजन मटेरियल पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो अलग अलग जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, वो भी सेल के आसपास पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये जो जंक्शन है ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये जो सेल्स हैं वो सेल्स आपस में जुड़े हो सकते हैं, यानी सेल और सेल के बीच जंक्शन पाया जा सकता है, या तो सेल और उसके आसपास जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है, वही हमारा बॉडी केवल सेल से मिलकर नहीं बना है, उस वो सेल्स आपस में पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डूबे हुए होते हैं जब उसको डिटेल से देखा जाए टिश्यू को। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इससे भी सेल कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, तभी तो इधर उधर मूव नहीं करता, वो उस मटेरियल में फिक्स रहता है। तो ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं सेल और मैट्रिक्स के बीच, तो इसको हम बोलते हैं सेल मैट्रिक्स जंक्शन। और वहीं जब हम बात करते हैं दो सेल्स के बीच, तो इसको हम बोलते हैं सेल और सेल जंक्शन। तो जो सेल जंक्शंस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सेल सेल जंक्शन और दूसरा सेल मैट्रिक्स जंक्शन। बेसिकली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल सेल जंक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल के जुड़ने से ही हमारे बॉडी का निर्माण होता है, और वही बॉडी आगे चल के अगर डेवलप होना है तो कहीं ना कहीं वो जंक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सेल जंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं ये हम देखते हैं। सेल जंक्शंस के बेसिकली 3 टाइप्स हम जानते हैं, और ज़्यादातर बुक्स में इसी का जिक्र किया गया है। पहला जंक्शन होता है ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शंस, इसको जनरली टाइट जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिब्रेट्स में इसको टाइट जंक्शन के नाम में जाना जाता है, वहीं इनवर्टिब्रेट्स में इसे इनवर्टिब्रेट्स में ऑक्लूडिंग जंक्शन को सेप्टेड जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्लूडिंग जंक्शन के अलावा सेकंड जंक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे वो है एंकरिंग जंक्शन।
एंकरिंग जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल जंक्शन होता है। एंकरिंग, एंकर का मतलब एंकरिंग वर्ड से लिया, एंकर जो है उसका मतलब होता है चिपका हुआ। एंकरिंग वर्ड एंकर वर्ड से लिया गया है, अर्थात दो सेल्स को आपस में जो चिपका के रखे उसको हम बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन। उसके बाद थर्ड होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है सेल सेल कनेक्शन। इस गैप जंक्शन का एक और नाम होता है, इसको चैनल जंक्शन भी बोला जाता है। और इसके अलावा जब हम लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में कुछ कुछ बुक्स में ये भी दिया गया है साइनेप्टिक जंक्शन। और जो चौथा वाला जंक्शन है उसको सिग्नल रिलेइंग जंक्शन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो सेल सेल जंक्शंस हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑक्लूडिंग, एंकरिंग, गैप जंक्शन, सिग्नल रिलेइंग जंक्शन। मेजरली हमको पढ़ना है ऑक्लूडिंग, एंकरिंग और गैप जंक्शन। जिससे क्वेश्चन सिग्नल रिलेइंग जंक्शन का एक मेजर एग्जांपल है हमारी जो न्यूरल सेल्स हैं। न्यूरल सेल्स में जो ये कनेक्शन होता है, जो साइनेप्टिक नोब बनता है, यहाँ पास जो सिग्नल्स आते हैं, तो सिग्नल रिलेइंग का एक एग्जांपल है हमारे जो न्यूरल सेल्स हैं वो। अब उसके अलावा हम बात कर रहे थे सेल मैट्रिक्स जंक्शन। ये जो सेल्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स से जुड़े हो सकते हैं, और इस मैट्रिक्स से जुड़े होने में जो सबसे मेजर जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन। यानी जो एंकरिंग जंक्शंस है वो सेल सेल के बीच भी पाया जाता है, और सेल मैट्रिक्स के बीच भी जो जंक्शन पाया जाता है वो एंकरिंग जंक्शन है। अल्टीमेटली भाई सेल को मैट्रिक्स से जंक्शन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि वो सेल से चिपक कर रहे। और एंकरिंग जंक्शन का मतलब ही होता है कि जो सेल को एंकर होने में मदद करे। तो इसलिए एंकरिंग जंक्शंस की मदद से ये जो सेल होते हैं ये टिश्यू से या मैट्रिक्स से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसको एंकरिंग जंक्शंस बोला जाता है। आगे हम फर्दर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो 4 टाइप के जंक्शन हमने सेल सेल जंक्शंस के बारे में पढ़े हैं वो अब हम डिटेल से देखते हैं कि भाई ये होता क्या है, ये ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन क्या होता है। तो आपको मैं बताऊं तो सेल सेल के बीच जो जंक्शन होता है उसके अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे जो सेल को आपस में एंकर करने में मदद करता है, यानी ये 2 सेल्स हैं उसको आपस में चिपका के रखने में जो मदद करेगा उसको हम बोलेंगे एंकरिंग जंक्शंस। और ये जो सेल्स हैं कभी कभी ये सेल्स के बीच से अगर कोई मटेरियल पास हो जाए तो इसका जो सेल्स का सिस्टम है, टिश्यू का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पास एक एक्स्ट्रा जंक्शन पाया जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे हमारा गट लाइन है। गट लाइन मतलब जो हम खाना खाते हैं, हमारा पेट का जो गट लाइन हमारा जो पेट में बिछा हुआ है, वहाँ पास जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियम सेल्स हैं, उनके बीच ये एक स्पेशल जंक्शन पाया जाता है ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कहीं सेल के बीच से पास होके हमारे बॉडी फ्लूइड में ना चले जाए, वो सेल के अंदर से एब्जॉर्ब होके जाना चाहिए। तो यहाँ से बीच से लीक ना हो, यानी जो खाना खा रहे हैं वो जो अल्टीमेटली वो जो ट्यूब बना है वो किससे मिलकर बना है, म्यूकोसल लाइन, वो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है। तो सेल 1 है, सेल 2 है, इसके बीच में जो गैप है उस गैप में अगर खाना चला गया तो वो खाना लीक हो जाएगा। इसको लीकी गट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो इससे बचने के लिए सेल क्या करता है, ये यहाँ टाइट जंक्शन बना देता है। एक ऐसा जंक्शन जो सेल के बीच से लीकेज को रोकता है, इसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन हम उसे कहेंगे जो सेल के बीच किसी भी मटेरियल को लीक होने से रोकता है। एक और काम होता है इस टाइट जंक्शन का, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करता है सेल को। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है पोलैरिटी, सेल की पोलैरिटी किसे बोलते हैं। तो ये टाइट जंक्शन का हो गया। और सेकंड एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शंस लगभग हर सेल में पाए जाते हैं, जो एक टिश्यू को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब 2 सेल्स आपस में जुड़ेंगे तभी तो भाई टिश्यू बनेगी, तो उनके बीच उन्हें जोड़ने के लिए जो जंक्शन यूज़ होता है, जो मजबूती जिस जंक्शन में एक्चुअल में होती है वो एंकरिंग जंक्शंस होता है। ये 2 सेल्स को एंकर करके रखता है। तो आप एपिथेलियल सेल को या हमारे गट एपिथेलियल सेल को जब आप देखेंगे तो टाइट जंक्शन के बाद उसमें एंकरिंग जंक्शन मिलेगा, मतलब वो आपस में एंकर होके रहते हैं, उनको चिपका के रखा जाता है। एंकरिंग जंक्शंस के बाद हम पढ़ते हैं गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन होता है। गैप जंक्शन का एक और नाम होता है चैनल जंक्शन भी बोला जाता है। चैनल फॉर्मिंग जंक्शन बोलने की वजह ये है इस गैप जंक्शन को, नाम से ही क्लियर है, गैप मतलब दो सेल्स के बीच गैप वाला जंक्शन है। गैप वाला मतलब इसके अंदर से कोई मटेरियल पास ऑन हो सकता है, इसलिए इसको गैप जंक्शन बोला जाता है। अगर आप इसको गौर से देखें अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो गैप जंक्शंस में आपको एक खास चीज़ ये देखने को मिलेगी कि ये दोनों जंक्शन में कोई मटेरियल इस सेल से सेल 1 से सेल 2 में पास ऑन नहीं हो सकता, पर गैप जंक्शन के थ्रू ये इधर से उधर पास हो सकता है। इसलिए इसी को चैनल फॉर्मिंग जंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि चैनल का काम कर रहा है सेल के बीच। तो गट एपिथेलियम के सेल्स में ये तीसरा जंक्शन भी पाया जाता है। ऑलमोस्ट हर एडजेसेंट सेल से ये एक दूसरे सेल आपस में कनेक्ट होते हैं। इसकी वजह यह है कि इन्फॉर्मेशन या जो सेलुलर मटेरियल्स हैं उनका आपस में इधर से उधर आदान प्रदान होना ज़रूरी होता है, ताकि सेल आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। ये ज़्यादा हैवी वेट के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम ये 1000 डाल्टन तक के मॉलिकुलर वेट वाले मटेरियल्स को इस गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और उसके बाद आता है गैप जंक्शन के बाद वो साइनेप्टिक वाला जंक्शन है। साइनेप्टिक जंक्शंस आप पढ़े होंगे, न्यूरॉन्स, उसको सिग्नल रिलेइंग जंक्शन बोला जाता है। अगर आप कुछ रेफरेंस बुक में देखना चाहें तो जैसे ब्रूस एल्बर्ट में इसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि अगर ये न्यूरल सेल्स हैं तो न्यूरल सेल्स के एंड वाले हिस्से पे जो सिग्नल ट्रांसडक्शन वाला मैकेनिज़्म है वो होता है, तो इस सिग्नल ट्रांसडक्शन के बीच भी एक साइनेप्स फॉर्म होता है और इसको सिग्नल रिलेइंग जंक्शन के नाम से जाना जाता है। सिग्नल रिलेइंग जंक्शन, ये उतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है एंकरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस को गैप जंक्शन बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, दोनों सेम है। टाइट जंक्शन, अब हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं डिटेल से कि टाइट जंक्शंस के बारे में क्या होता है, किन किन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं ये सभी स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली किसी न किसी प्रोटीन से बने हुए हैं। टाइट जंक्शन को आप देखेंगे तो ये 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ऑक्लूडिन और क्लाउडिन। उसी तरीके से एंकरिंग जंक्शंस को देखेंगे तो ये मेजरली 2 तरीके के प्रोटीन यूज़ होता है, कैदेरिन प्रोटीन और इंटीग्रिन प्रोटीन। अब ये कहाँ यूज़ होता है ये हम डिटेल में एंकरिंग जंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। गैप जंक्शंस के बारे में जब आप देखते हैं तो गैप जंक्शंस जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपस में 2 सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम बात करें गैप जंक्शन की तो गैप जंक्शन बना होता है कनेक्सिन प्रोटीन का, और एंकरिंग जंक्शन बनता है मेनली कैडेरिन और इंटीग्रिन प्रोटीन का। और जो टाइट जंक्शन है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन इंक्लूडेड होते हैं, क्लाउडिन एंड ऑक्लूडिन। इसके अलावा एक और होता है ट्राइसेल्युलिन। ट्राइसेल्युलिन जब 3 सेल्स आपस में कनेक्ट हों तब ये टाइट जंक्शंस में बनता है, यानी अगर 3 सेल्स को टाइट जंक्शन के थ्रू जुड़ना हो तब ये ट्राइसेल्युलिन यूज़ होता है प्रोटीन। ये कैसे होगा ट्राइसेल्युलिन, ये भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जंक्शंस बनते हैं। टाइट जंक्शन के बारे में जब हम देखें तो टाइट जंक्शन जनरली वहाँ बनते हैं जहाँ सेल को किसी भी मॉलिक्यूल को परमिट करने में परमिशन ना देना हो। कहने का मतलब ये जहाँ पास बिल्कुल भी कोई मॉलिक्यूल का लीकेज ना होना हो, यानी किसी गैप को सील करने के लिए टाइट जंक्शन का यूज़ होता है। हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पास कोई भी लिक्विड मटेरियल हमारे बॉडी में अंदर गया तो वो हमें हार्म कर सकता है। हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा लेयर है जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, बाहर का कोई भी मटेरियल, इवन वाटर को भी हमारे बॉडी पे इंटर नहीं होने देता। तो ये सभी को पता होगा, नहीं पता होता तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो स्किन है, हमारी स्किन पर आप पानी डालोगे तो वो अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारा जो स्किन है वो एपिथेलियल सेल का बना होता है और इस एपिथेलियल सेल के ऊपर ये जंक्शन पाया जाता है, टाइट जंक्शन। और मैंने आपको बताया था कि टाइट जंक्शन का पहला फंक्शन होता है कि ये सील करता है गैप्स बिटवीन
टू एडजेसेंट, यानी अगल बगल में जो सेल्स हैं एडजेसेंट सेल को, उनके बीच के गैप को सील कर देता है। अब जब ये गैप सील हो गया तो क्या यहाँ से वाटर सेल के बीच में घुस पाएगा? नहीं, सेल को तो ऐसे भी ये क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है। तो अगर पानी आप इस पर डालोगे तो ऐसे भी वो पोलर होने के कारण इस नॉन पोलर लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये जो बीच वाला गैप वाला हिस्सा है इसको हम टाइट जंक्शन से कवर कर देते हैं। तो इस तरीके से टाइट जंक्शन होने के कारण ये जो वाटर है ये हमारे स्किन से अंदर इंटर नहीं हो पाता। तो टाइट जंक्शन का पहला काम है सील गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। इसके अलावा मैंने बोला था कि सेल को ये पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो टाइट जंक्शन है सेल को पोलैरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? एक्चुअली ये टाइट जंक्शन का रोल ये होता है कि अगर सेल के सरफेस पे कोई प्रोटीन अवेलेबल है, यानी रिसेप्टर प्रोटीन है R1, अगर सेल के सरफेस पे कोई रिसेप्टर प्रोटीन है R1, रिसेप्टर प्रोटीन का मतलब बेसिकली ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो उसके ऊपर हमने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के अंदर सिग्नल ले जाने का काम करते हैं, उसे हम रिसेप्टर प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग लिगेंड्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब अलग अलग सिग्नल्स के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर सेल को सिग्नल मिल रहा है कि उसे कोई मॉलिक्यूल अंदर लेना है तो ये रिसेप्टर प्रोटीन अलग काम करेंगे। अगर उसे कोई अलग सिग्नल भेजना है तो ये रिसेप्टर 2 पे आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो अगर हम माने कि सेल के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये 3 सेल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3। तो ये बीच वाले सेल पे देखते हैं। अगर सेल के ऊपर वाले हिस्से पे 2 रिसेप्टर प्रोटीन है, R1 नाम रखा है, और साइड वाले हिस्से पे भी रिसेप्टर प्रोटीन है। अल्टीमेटली जो सेल है ये तो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, पूरा आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, तो हर जगह कुछ ना कुछ रिसेप्टर होगा। तो यहाँ R2 रिसेप्टर हम ले लेते हैं। तो जो R1 रिसेप्टर्स हैं, यहाँ भी टाइट जंक्शन, यहाँ भी टाइट जंक्शन, सभी सेल्स आपस में, दोनों सेल्स आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हुए हैं ताकि कोई भी वाटर मटेरियल लीक ना हो सके। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं रिसेप्टर प्रोटीन, ये अपर वाला जो हिस्सा है एपाइकल रीजन इसको बोला जाता है। एपाइकल मतलब बायोलॉजी में ऊपर वाला हिस्सा। तो ये एपाइकल रीजन के जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है वो अपाइकल रीजन में ही रहेंगे, वो डिफ्यूज़ होकर इधर वाले हिस्से पे नहीं आ पाएंगे। इसको डॉर्सल रीजन बोला जाता है, अपाइकल डॉर्सल रीजन। सेल का जो डॉर्सल वाला हिस्सा है, लेटरल डॉर्सल, सॉरी, ये लेटरल डॉर्सल वाला जो हिस्सा है, ये लेटरल वाला, यहाँ पास चाह कर भी R1 वाला प्रोटीन नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच का जो टाइट जंक्शन है वो इसे रोक देगा। तो ये जो अपर वाला हिस्सा है अपाइकल, वो अपाइकल वाला जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो यहीं रहेगा। वैसे ही जो ये वाला लेटरल वाला जो रिसेप्टर प्रोटीन है R2, ये यहीं रहेगा। तो एक तरीके से सेल्स में पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है, यानी जो अपाइकल रिसेप्टर्स है वो अपाइकल रीजन में रहेंगे, जो लेटरल रिसेप्टर्स हैं वो लेटरल रीजन में। तो सेल्स के बीच ये पोलैरिटी क्रिएट करता है। तो टाइट जंक्शन के 2 फंक्शन हो गए कि ये सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड करता है, और सेकंड चीज़ कि ये गैप जंक्शंस, ये 2 सेल्स के बीच के गैप को ये सील करके रखता है। तो टाइट जंक्शन का ये मेजर फंक्शन हो गया। अब देखिए ये जो मैं बार बार ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये बना किसका होता है? जब आप इसको जूम करके देखते हैं तो सेल्स के बीच आपको कुछ डिटेल डायग्राम में इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो आपको फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये और कुछ नहीं, एक तरीके का प्रोटीन होता है, फोल्डिंग प्रोटीन। अगर आपने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अगर मेम्ब्रेन का जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बीच से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन के अंदर बाहर क्रॉस हुए रहते हैं, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। अब मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो टाइट जंक्शन है, ये टाइट जंक्शन भी एक तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इसमें टाइट जंक्शन बनाने के लिए 2 तरीके के प्रोटीन उपयोग में आते हैं। एक होता है क्लाउडिन, दूसरा होता है ऑक्लूडिन। तो क्लाउडिन और ऑक्लूडिन जो प्रोटीन्स हैं उनके हेल्प से ये 2 सेल्स, सेल 1 और सेल 2 आपस में कनेक्टेड होते हैं। आप बुक में भी इसके बारे में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं।
मैं इसको इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बुक में इसको पढ़ें तो आपको ईज़िली समझ आए। आप चाहें तो 2 बुक रेफ़र कर सकते हैं। पहला तो पाथफाइंडर, जो कि CSN नेट के लिए काफ़ी अच्छा है, पर अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहें तो आप ब्रूस एल्बर्ट का बुक यूज़ कर सकते हैं। उसके 6th एडिशन में पेज 1036 से सेल जंक्शंस के बारे में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से इसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि टाइट जंक्शंस के बारे में। इसमें 2 प्रोटीन्स होते हैं, क्लाउडिन, ऑक्लूडिन, जिसमें मेजर रोल क्लाउडिन का होता है। क्लाउडिन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है टाइट जंक्शन को बनाने में। और एक चीज़ ये होता है कि टाइट जंक्शंस के जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो टर्मिनल है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ये दोनों एक साइड ही होते हैं। एक साइड होने का मतलब जब आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो अगर ये मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन का प्रोटीन ऐसे क्रॉस किया हुआ है, अगर आप बेसिक सा स्ट्रक्चर भी जानते हो प्रोटीन का, तो आपको पता होगा कि ये जो सेल का, ये अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है तो इसका एक टर्मिनल एन होता है और दूसरा टर्मिनल सी होता है। तो सेम वैसा ही जो ट्रांसमेम्ब्रेन है, इसका एक टर्मिनल एन है, दूसरा टर्मिनल सी है। तो जनरली जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उसमें जो एक टर्मिनल है वो बाहर रहता है और दूसरा टर्मिनल अंदर रहता है। पर इस केस में ट्रांसमेम्ब्रेन टाइट जंक्शन के केस में एन और सी टर्मिनल दोनों ही अंदर रहते हैं। किसके एन और टी टर्मिनल? ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑक्लूडिंग भी हो सकता है या क्लाउडिंग भी हो सकता है। तो ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, ये तीसरा यूनिट, ये चौथा यूनिट। तो ऐसे कई यूनिट से मिलकर ये टाइट जंक्शन बन सकता है। तो इस तरीके से ये आपस में फिर टाइट जंक्शन बनाते हैं। और ये इतना टाइट जंक्शन हो सकता है कि कभी कभी ये वाटर मॉलिक्यूल को भी पास होने नहीं देता। पर ध्यान रखिए, टाइट जंक्शन ऑलवेज टाइट नहीं होता। कभी कभी ये कुछ चीज़ों को पास होने देता है अपने अंदर से, यानी ये पूरी तरीके से इम्परमिएबल नहीं होता। कुछ हद तक ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। नाम से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल इम्परमिएबल, पर नहीं, ये कुछ हद तक सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल कैसे होता है ये आपको 2 एक्सपेरिमेंट से बता सकता हूँ, जो कि ब्रूस एल्बर्ट की बुक में भी दिया हुआ है। क्लाउडिन प्रोटीन कई टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें से एक है क्लाउडिन 1, क्लाउडिन 16। ये 2 टाइप्स के प्रोटीन क्लाउडिन के हमें याद रखने हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में क्लाउडिन पाया जाता है, तो एक क्लाउडिन एक ही टाइप का नहीं होगा। क्लाउडिन एक फैमिली है जिसके अंदर कई टाइप्स के प्रोटीन आते हैं। तो क्लाउडिन 1, क्लाउडिन 16, तो इस तरीके से ये इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसका एग्जाम्पल बुक में दिया गया है और इससे क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है CSN नेट में या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्लाउडिन 1 के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो क्लाउडिन 1 वाटर मॉलिक्यूल को भी खुद से पास नहीं होने देता, यानी ये एक्चुअल में असली रूप में ये टाइट जंक्शन है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल को भी अपने आप से क्रॉस नहीं होने देगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक चूहा है, ये चूहा है, अगर चूहे के स्किन पे अगर हम देखें, पानी डालें, तो ये पानी अगर क्लाउडिन 1 है, अगर इसके स्किन पे एपिथेलियल सेल पे क्लाउडिन 1 प्रेजेंट है, तो क्या वो वाटर को अपने अंदर से जाने देगा? क्रॉस नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर के लिए भी इम्परमिएबल होता है। कौन सा? क्लाउडिन 1। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब इस क्लाउडिन 1 वाले जीन में म्यूटेशन कर दिया गया, मतलब ये एक्टिव नहीं रहा, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये चूहे के अंदर घुस गया। चूहे के अंदर घुसा नहीं, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था उससे तो फ़र्क नहीं हुआ कि चूहे के अंदर घुसा। चूहे के अंदर का जो वाटर था उसके स्किन का, वो बहुत स्पीड से इवेपराइज होने लग गया। इवेपराइज होने का मतलब जो चूहे की स्किन के अंदर का जो वाटर है, भाई एक सेल को अपना टर्जिडिटी मैनेज करने के लिए सेल्स में वाटर का होना ज़रूरी है, तो वो वाटर इवेपोरेट होने लग गया और इतनी स्पीड से इवेपोरेट हुए कि चूहा का बच्चा जन्म लेने के एक ही दिन में मर गया, क्योंकि उसमें एक्सेसिव वाटर लॉस होने लगा। क्यों? क्योंकि क्लाउडिन जंक्शन नहीं था, और क्लाउडिन जंक्शन नहीं होने के कारण ये जो 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के बीच से वाटर इवेपोरेट होने लगे और इतना इवेपोरेट हुआ कि उसके स्किन से पूरा वाटर निकलने के कारण वो चूहा जो था वो मर गया। क्लाउडिन 16 के बारे में आप देखते हैं। क्लाउडिन 16 भी एक टाइट जंक्शन का ही प्रोटीन है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है कुछ हद तक परमिट करता है, और ये किसे परमिट करता है? ये Mg+2 के आयंस को परमिट करता है क्रॉस करने के लिए। तो Mg+2 के आयंस को आप देखते हैं तो हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, तो वहाँ पास नेफ्रॉन का जो रीजन हम पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट होता है,
डिस्टल टिब्यूल्स और प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स वाले ये सब रीजन्स होते हैं, तो वहाँ में से एक में Mg+2 एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब वो सेल के थ्रू नहीं होता, सेल के बीच में जो जंक्शन होता है, गैप जो जंक्शन रहता है, उस जंक्शन से वो एब्जॉर्ब होता है। और उस टाइट जंक्शंस में भाई बाकी चीज़ों को तो अलाउ नहीं करेगा, पर Mg+2 आयन को अलाउ कर रहा है, जिसके कारण ये क्लाउडिन 16 Mg+2 को जब वो अलाउ करता है तो जो हमारा वाटर हमने जो पिया है वो ट्यूब से, प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिस्टल ट्यूब, इन सब से क्रॉस करके हमारे टिश्यू में आ जाता है, या टिश्यू के बजाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ जाता है। यानी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आने पर फिर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर क्लाउडिन 16 काम नहीं करेगा तो क्या Mg+2 हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा? नहीं। तो क्लाउडिन 16 में अगर म्यूटेशन कर दिया जाए तो क्लाउडिन 16 में म्यूटेशन के कारण जो Mg+2 का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में नहीं हो पाएगा और Mg+2 की बॉडी में कमी हो जाएगी। ये एग्जांपल भी काफ़ी फेमस है और बुक में दिया गया है कि क्लाउडिन 16 के म्यूटेशन से जो बॉडी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्लाउडिन 16 Mg+2 को परमिट करता है क्रॉस करने के लिए सेल जंक्शन से, तो Mg+2 क्रॉस नहीं हो पाएगा अगर क्लाउडिन 16 वर्क नहीं करेगा तो, और जिसके कारण अल्टीमेटली Mg+2 की कमी के कारण सेल का फंक्शन, पूरे बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाएगा। तो ये क्लाउडिन 1 और क्लाउडिन 16 टाइट जंक्शंस के कुछ स्पेशल क्लाउडिन्स के एग्जांपल थे।